हमारी संसद के 43% सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिसमें से लगभग 29% पर हत्या, बलात्कार, फिरौती जैसे गंभीर आरोप हैं। और ये समस्या सिर्फ सांसदों तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे कई विधायकों एमएलएस पर भी ऐसे मामले दर्ज हैं। अगर हम 2015 की बात करें तो दिल्ली के विधानसभा चुनाव की तो 70 में से 43 विजेता उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज थे और वर्तमान में भी 37 विधायक ऐसे हैं जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। यह सिर्फ किसी का आरोप या एफआईआर नहीं है, वे मामले हैं जिनमें अदालत द्वारा आरोप तय किए जा चुके हैं, यानी पुलिस ने जांच की, सबूत जुटाए, गवाहों के बयान लिए और अदालतों ने मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त आधार माना। इस समस्या का समाधान बहुत आसान लगता है, पर राजनीतिक दल अपराधियों को टिकट देना बंद नहीं करते और जनता अपराधियों को वोट देना बंद नहीं करते। लेकिन इतनी छोटी सी लगने वाली समस्या का समाधान 1999 से अब तक इसका हल नहीं निकल पाया है। 1999 में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी एडीआर ने राजनीति में अपराधियों के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका पीआईएल दायर की। दिल्ली हाई कोर्ट ने स्वीकार भी कर लिया, लेकिन जिन नेताओं को जनता ने चुना था उन्होंने मिलकर यह फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। जब सुप्रीम कोर्ट ने भी उसकी अपील खारिज कर दी, तब तक ऐसा दृश्य देखने को मिला जो शायद पहले कभी नहीं देखा गया था। देश की सुरक्षा, उरी हमला, बालाकोट जैसे हमला, राष्ट्रीय मुद्दों पर भी जो राजनीतिक दल एक नहीं हो पाए, वे इस मुद्दे पर एक साथ आ गए। यह मामला पूरी तरह एक जगह पर आकर रुक जाता है। भारतीय कानून के अनुसार जब किसी व्यक्ति की अंतिम निर्णय में दोषी सिद्ध नहीं किया जाता, तब तक वह दोषी नहीं माना जाता है। इस सिद्धांत का कई बार गलत फायदा उठाया जाता है। यदि कोई व्यक्ति आईएएस, पीसीएस या किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हो और उसके खिलाफ गंभीर अपराधी आरोप हो, तो उसे नियुक्ति पत्र मिलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहाँ तक कि क्लर्क की नौकरी भी मुश्किल हो जाती है। लेकिन देश में लाखों अंडर टायर कैदी जेलों में बंद हैं, जिसका अभी तक कोई भी फैसला नहीं हुआ है। लेकिन ऐसा लगता है कि यह छूट सिर्फ नेताओं के लिए है, बाकी लोगों के लिए नहीं। राजनीतिक दलों का कहना है कि बड़े संसदीय क्षेत्रों में बिना आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार ढूंढना कठिन होता है। एडीआर की एक रिपोर्ट के अनुसार आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार की जीत की संभावना साफ छवि वाले उम्मीदवार की तुलना में लगभग 3% अधिक होती है। ऐसे उम्मीदवारों के पास पैसा और बाहुबल दोनों होते हैं। वे चुनाव का खर्चा उठा सकते हैं, पार्टी के लिए फंड जुटा सकते हैं और चुनावी प्रबंधन में माहिर होते हैं। इसी कारण से वे राजनीतिक पार्टी और राजनीतिक दलों की पहली पसंद बनते हैं। ऐसे लोगों का इस्तेमाल सिर्फ भीड़ जुटाने या बूथ कब्जाने तक सीमित था, लेकिन समय के साथ उनकी भूमिका बढ़ती गई और वे खुद उम्मीदवार बनने के लिए राजनीतिक दलों की मंजूरी समझी जा सकती है। लेकिन जातिवाद और कमजोर प्रशासन के कारण आम लोग भी उन्हें वोट देने के लिए मजबूर हो जाते हैं। कई जगह एफआईआर दर्ज कराने के लिए भी पहचान या प्रभाव की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर आप अपने समुदाय या जाति के प्रभावशाली नेता के पास जाएं तो उसका काम जल्दी हो जाता है।
ये कमज़ोर व्यवस्था लोगों को ऐसे नेताओं पर निर्भर बनाती है और ऐसे नेता भी नहीं चाहते कि ये व्यवस्था कभी मजबूत हो। ध्यान अगर ध्यान से देखें तो लगभग हर नेता यही कहता है, सिस्टम खराब है, सिस्टम कमज़ोर है, मैं आपको इस सिस्टम से बचाऊँगा। गरीबों के अधिकारों की लड़ाई लड़ते-लड़ते कई नेता खुद अमीर बन जाते हैं। चुनाव जीतने के बाद एक आसान फ़ॉर्मूला भी बताया जाता है। और वह फ़ॉर्मूला है, पहले क्षेत्र चुनो, फिर वहाँ की जातियाँ गणना करो। जिस जाति के लोग सबसे ज़्यादा हों, उसी जाति के किसी एक बाहुबली या प्रभावशाली व्यक्ति को उम्मीदवार बनाओ या टिकट दो। जो काम सरकारी व्यवस्था नहीं कर पा रही है, वह काम खुद करके लोगों का विश्वास जीत लो। अगर लोग ज़्यादा जागरूक होने लगे तो कुछ लोग समाज में तनाव या दंगे जैसी परिस्थितियां पैदा करके वोटों का ध्रुवीकरण करने की कोशिश भी करते हैं। सेंट्रल फॉर मीडिया स्टडीज (सीएमएस) के अनुसार सन 2019 के लोकसभा चुनाव में 50,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च हुए थे। भारत चुनावों पर भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा खर्च करने वाले देशों में शामिल है, यहाँ तक कि कई मामलों में अमेरिका से भी ज़्यादा। अब सवाल उठता है कि अगर कोई चुनाव जीतने के लिए इतना पैसा खर्च कर रहा है, तो वह बाद में उस निवेश का फायदा नहीं उठाना चाहेगा। राजनीतिक दलों में विचारधाराओं को लेकर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन पार्टी फंडिंग में पारदर्शिता की बात आते ही वे अक्सर एकजुट हो जाते हैं। वे नहीं चाहते कि राजनीतिक फंडिंग पूरी तरह पारदर्शित हो। जब वे सत्ता में आते हैं तो पूरा प्रशासनिक तंत्र उनके प्रभाव में आ जाता है। वे पुलिस अधिकारी उनके अनुसार काम नहीं करते, उसका तबादला कर देते हैं। जहां लगभग 1 लाख लोगों की सुरक्षा के लिए केवल 144 पुलिसकर्मी होते थे, वहीं 14,842 राजनीति नेताओं की सुरक्षा में लगभग 47,000 पुलिसकर्मी तैनात रहते हैं। बताओ, ये भी कोई बात होती है क्या? कई साल कई रिपोर्ट में सामने आता है कि 75% से ज़्यादा लोग पुलिस पर भरोसा नहीं करते। भारत उन देशों में से है जहां कई लोग पुलिस को देखकर सुरक्षित महसूस करने के बजाय डर जाते हैं। 15 साल का बच्चा 15 साल का एक बच्चा भी जानता है कि आईपीएल में सट्टा लगा कहाँ लगता है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि पुलिस को इसकी जानकारी नहीं होती है। कमजोर व्यवस्था कुछ नेताओं के हित में काम करती है, क्योंकि जिस दिन व्यवस्था मजबूत हो जाएगी, उस दिन उसकी कई राजनीति रणनीतियां कमजोर पड़ जाएगी। भारत की 65% आबादी 35 वर्ष से कम उम्र की है, लेकिन लोकसभा सदस्यों की औसत आयु लगभग 54 वर्ष और राज्यसभा की लगभग 63.5 वर्ष है। अगर कुछ उपवादों को छोड़ दें तो आम लोगों के लिए राजनीति में प्रवेश करना आसान नहीं है। यदि आप गूगल पर टॉप 10 यंग पॉलिटिशियंस खोजेंगे तो अधिकतर ऐसे नाम मिलेंगे जिनका परिवार पहले से राजनीति में रहा है। आज़ादी के बाद बहुत कम राजनेता ने अपने बच्चों को सेना में भेजा है। चुनावी घोषणा पत्रों में भी जनता अक्सर शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य, रोजगार और प्रशासनिक सुधारों से ज़्यादा धार्मिक मुद्दों पर ध्यान देती है। भारत ने ब्रिटिश संसदीय प्रणाली अपनाई है, लेकिन उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा शेयर्ड कैबिनेट हमने नहीं अपनाया है। यानी कि इस व्यवस्था में सरकार के हर मंत्री के समांतर विपक्ष का एक मंत्री होता है, जो उसके काम की निगरानी करता है, उसकी नीतियों का विश्लेषण करता है और जनता के सामने विकल्प प्रस्तुत करता है। ऐसी व्यवस्था से जवाबदेही बढ़ सकती है।
देश की सभी समस्या एक साथ नहीं सुधारा जा सकता है, लेकिन कम से कम इतना तो हमारे हाथ में है कि हम किसी गंभीर आपराधिक मामले वाले उम्मीदवार को वोट ना दें, चाहे वह हमारी संसदीय पार्टी का हो या हमारी जाति का हो। अगर जनता एक दो चुनावों तक ऐसा करना शुरू कर दे तो राजनीतिक दल ऐसे लोगों को टिकट देना कम कर देंगे। हम मोबाइल फ़ोन खरीदने से पहले जितनी रिसर्च करते हैं, अगर उसका 10% भी अपने उम्मीदवारों के बारे में कर लें तो शायद अपराधियों की जगह संसद में ईमानदार या योग्य लोग दिखाई देंगे। अंत में बस एक ही सवाल है, अगर राजनीति समाज सेवा है तो इसमें वेतन क्यों मिलता है? अगर यह एक नौकरी है तो इसके लिए कई अनिवार्य परीक्षा या योग्य क्यों नहीं है? कमेंट में ज़रूर बताएं।